इन 6 स्टैंजास, और इसको तकसीम किया गया है 6 स्टैंजा में, जिसमें हैविंग द रिद्म स्कीम, रिद्म स्कीम का मतलब काफिया बंदी, काफिया स्कीम। तो काफिया रदीफ और काफिया होता है ना, हर नज्म का शेर जो है वो एक ही उस पर खत्म होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि पहले शेर का आखिरी लफ्ज और दूसरे शेर का आखिरी लफ्ज चौथे शेर के आखिरी लफ्ज से मिलता है, तो उसको रिद्म स्कीम कहते हैं, काफिया स्कीम, काफिया बंदी। तो इसकी जो स्कीम बनी है वो इसकी कैसे बनी है, ए बी और ए बी। अब इसमें ये पहला जो है, ये पहला शेर, हाउ हैप्पी इज ही बोर्न आर थॉट पर खत्म है, ये ए, इसको ए समझ लीजिए। और उसके बाद that serve not other will, अभी पे खत्म है, इसको बी, थॉट के वतन पर जो कुछ आएगा इस स्टैंजा में, थॉट के वतन पर जो कुछ आएगा वो ए होगा। जैसे थॉट, तो ये ए और ए हुआ। दूसरे शेर में देखिए विल, दूसरे शेर में देखिए विल, इसको आपने बी किया, तो विल की जगह, विल के वजन पर चौथे शेर में देखिए स्किल, तो ये भी बी होगा। तो इसकी रिद्म स्कीम क्या है, ए बी ए बी, ए पहला वाला शेर, फिर तीसरा शेर ए, फिर दूसरा शेर बी, और तीसरा शेर बी, वो चौथा शेर बी, तो ए बी ए बी। ठीक है, इसकी रिद्म स्कीम क्या है, ए बी ए बी। इसी तरह दूसरे में देखिए, इन्होंने पहले में ए बी बताया, ए बी ए बताया, और दूसरे में देखिए, अब दूसरे में आप आए तो ये आपने सी, whose patience not his masters are, देखिए अब ये आर का, इसको आपने ए भी तो ऊपर कर लिया था, अब यहाँ सी से शुरू किया आपने, तो सी पहला शेर में सी, अब आर के वजन पर तीसरा शेर खत्म हो रहा है, इसलिए वो भी सी होगा। और दूसरे शेर में देखिए ये डेथ है, तो इसको आप नया लेसन है क्या? नया सबक है दूसरा? नहीं भाई, वही वाला है। ये डेथ के जो है वजन पर आगे चौथा शेर है ब्रीथ। अब इस वजह इसमें इसको डी, और यहाँ चौथे में भी डी, तो पहले में सी, फिर दूसरे में डी, फिर तीसरे में सी, फिर चौथे में डी। तो इसका इस स्टैंजा का क्या इसमें होगा, सी डी सी डी सी डी सी डी। अब सी डी, डी के बाद क्या आएगा, ई। अब दूसरे इसके तीसरे स्टैंजा में देखिए ई एफ, पहले शेर को बांट दीजिए ई एफ, अब दूसरा तीसरा चौथा शेर भी इसी तरह बढ़ जाएगा ई एफ, तो इसमें जो है ई एफ होगा। अब एफ के बाद जी एच आता है, अब जो है चौथे उसमें स्टैंजा में जी एफ, पांचवें स्टैंजा में एफ के बाद क्या आता है, जी एफ एच आई ई एफ जी एच हो गया। अब आई जे, उसके बाद फिर एम एल एम, देखिए एल एम ये एल एम तक होगा। आप देखिए यहाँ नीचे देखिए जी एच सी डी ई एफ जी एच, इन्होंने ये रिदम स्कीम बनाई है। तो इसको कहते हैं रिदम स्कीम, यानी अशआर का जो वजन होता है, अशआर का जो आखिरी लफ्ज होता है, उसको कैसे मुरतब किया गया है, उस तरतीब के एतबार से इनको इन्होंने बांटा है। तो इसमें जो है ए बी और सी डी ई एफ जी एच इस तरह की ये स्कीम बनी। तो इसको कहते हैं रिदम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब उसके बाद करें द पोएम इज कम्प्लीटली इजी टू मेमोराइज, ये नज्म जो है वो बहुत आसान है याद करने में। We find the examples as oxymoron in the line and having nothing he had all, और हम इसमें इस लाइन में having nothing he had all में oxymoron पाते हैं। अब oxymoron पाते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जो है कलम, अगर आपके पास किताब ना हो, और हमने भेजा भी नहीं है आपको, लेकिन आपके पास कापी और कलम हो तो आप इसको लिख लीजिए, हम लिखा देना आपको। फिगर्स ऑफ स्पीच, जब फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो फिर इसको हल कर पाएंगे। वी फाइंड एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीमोरन, ये चीज आप फिगर स्पीच पढ़ेंगे तो हल कर पाएंगे। फिगर स्पीच किसको कहते हैं, सनाए और बताए। फिगर स्पीच लिख लीजिए, कलम वाली इसको लिख लीजिए ताकि ये भी एक हो जाए, क्योंकि ये आपके कोर्स में है इसलिए इसको पढ़ा दें।
कलम संभालिए और लिखिए फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर। हाँ, फिगर्स ऑफ स्पीच, FIGURES, फिगर्स, जी जी। FIGURES, फिगर्स। FI है सर। हाँ, FIGURES, फिगर्स ऑफ स्पीच, SPEECH, फिगर्स ऑफ, FIGU FIGURES, फिगर्स ऑफ, OF ऑफ स्पीच। स्पीच, CH, स्पीच। तो इसको कहते हैं सनाए बदाए या फसाहत व बलागत। तो इसको अब फिगर स्पीच का मतलब क्या है, सनाए बदाए तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा अरबी में भी। अब यहाँ भी आप समझ लीजिए कि ये है क्या चीज। ये सिर्फ ये है कि आप एक चीज को सिंपल वे में कहें, आसान तरीके से कहें, आम तरीके से, जो बोलने का तरीका है उस तरीके से आप कहें, तो वो एक आदि हैबिचुअल वे ऑफ टॉकिंग होगा, हैबिचुअल वे ऑफ स्पीकिंग होगा, स्पीच होगा। लेकिन अगर आप जैसे आप कहें कि भाई खालिद तो बहुत बहादुर है, ये एक आम तरीका है, आम तर्ज तकल्लुम है बोलने का। लेकिन आप इसी को आपने कहा कि वो खालिद तो एक शेर है, खालिद तो शेर के मानिंद है। तो ये क्या है, ये इसको कहते हैं, इस तरीके को अपनाने के लिए इस तरीके को अपनाने, ये तरीका जो अपनाया जाता है, तो इसी को फिगर्स ऑफ स्पीच कहा जाता है अंग्रेजी। फसाहत व बलागत। फसाहत बलागत, उसको फसाहत बलागत, सीधे सीधे अल्फाज में फसाहत बलागत आप कह सकते हैं। तो सनाया बदाया बोल दिया। हाँ, सनाया बदाया भी हम बताया आपको, तो वो उसमें भी आप कह सकते हैं। तो अब हम और भी आपको पहले तो बता रहे हैं कि आप अंग्रेजी पढ़ के आपको बता रहे हैं, उसमें आपको तर्जुमा भी कर देंगे। देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड टू मेक पोएम्स अट्रैक्टिव। फिगर्स ऑफ स्पीच जो है का इस्तेमाल किया जाता है पोएम्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, पुरकशिश बनाने के लिए। A figure of speech is a departure from the ordinary use of words with a view to increasing their effect. figure of speech जो है वो एक डिपार्चर है। डिपार्चर मैंने कूच है, सफर करना है। कहाँ से सफर करना है? कहाँ लिखा हुआ सर? ये लिखा हुआ नहीं है, अभी आपको लिखा देते हैं। असल में हमने इसको भेजना था, लेकिन आपको भेजा नहीं, अभी आपको समझा देते हैं, आप समझ जाएंगे। तो 7 तरीके होते हैं, वो 7 तरीके आपको बता देंगे, बस आप समझ जाएंगे। अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा तमहीदी तौर पर बता दे रहे हैं, और बाद में हम इसको आपको पेश करके और तरीके अच्छे तरीके समझा देंगे, तो आप समझ जाएंगे। तो कह रहे हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो मामूली जो है आम अंदाज से जो है पूछ का एक तरीका है, किसकी जानिब, यानी आम अंदाज से गोया कि दूसरा तर्ज तकल्लुम, एक खास तर्ज तकल्लुम की तरफ मुड़ना है। आम तर्ज तकल्लुम से एक खास तर्ज तकल्लुम का इख्तियार करना। किस वजह से? इस वजह से कि बोलने में क्या आ जाए, अल्फाज में क्या आ जाए, फसाहत व बलागत आ जाए, मिठास आ जाए, गोया कि चटनी का काम हो। जैसे खाने में चटनी होती है, तो इसी तरह चटनी का काम वो करे। तो फिगर स्पीच जो है वो खाने में जैसे चटनी होती है, ऐसे ही फिगर स्पीच जो है वो बोलने में और स्पीच में, ये अशार में जो गोया की चटनी का काम करती है। और ये आम तर्ज तकल्लुम से हटकर खास तर्ज तकल्लुम इख्तियार करना पड़ता है। और वो इस वजह से कि जो है अशार का वजन और अशार की का असर और लोगों पर उसका जो है असर बढ़ जाए, सिर्फ असर को बढ़ाने के लिए। तो अब इसके 7 तरीके, बस आप ये समझिए कि इसके 7 तरीके हैं। ये आप लिखिए जो हम अब बोलने जा रहे हैं, 7 तरीके जो बोलने जा रहे हैं, ये आप लिख लीजिए। नंबर 1 लिखिए सिमिली, SIMI, जल्दी लिखिए सिमिली, SIMI सिमिली। SIMILE। जिनके पास किताब हो वो देखिए, किताब में देखें लिखें सिमिली, SIMILE, सिमिली। दूसरा है SIMILI। हाँ, LE। किताब में कहाँ है सर? किताब में शुरू में है। अगर किताब में आप 58 पेज पे, हाँ 58 पेज पर है किताब में। 11 नंबर, पेज नंबर 11 देखिए, नंबर 11 देखिए, मिल जाए तो अच्छा है, अच्छी बात है। तो सिमिली जो है, इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है सर। हाँ, डेफिनेशन लिखनी नहीं है, आप समझ लीजिए। खाली डेफिनेशन तो आप खुद लिख लेंगे, क्योंकि आप फसाहत बलागत के आप खुद ही जो है वो माहिर हैं और अरबी में पढ़ाई जाती है। तो इसको कहते हैं तशबीह। इसके आगे लिखिए तशबीह। सिमिली का मतलब तशबीह। इसके सिमिली जो है वो दो मुख्तलिफुल जिन्स चीजों के
माबैन, तशबीह देना। तशबीह का मतलब देखिए दो मुख्तलिफुल जिन्स चीजों नदवी साहब, कौन नदवी? दो चीजों के दरमियान मुख्तलिफ तशबीह देना। मुख्तलिफुल जिन्स, नौशाद नदवी, दो मुफ्ती नौशाद नदवी। अरे सुनो नौशाद साहब, दो मुख्तलिफुल अब आप जिन्स, कौन नौशाद साहब हम अभी नहीं है, नीचे लग रहा। कौन है कौन है भाई? एमडी नायाब, एमडी नायाब रेहान भाई, माइक अपना बंद कर दीजिए। माइक, नायाब रेहान भाई, माइक बंद कर लीजिए। तो दो मुख्तलिफुल जिन्स चीजों का के माबैन मुवाजना किया जाए और मुवाजने के लिए मिस्ल तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए। दो मुख्तलिफुल जिन्स चीजों के माबैन किसी एक सिफत में मुवाजना किया जाए, दो मुख्तलिफुल जिन्स चीजों के माबैन किसी एक मुश्तरक सिफत में मुवाजना किया जाए और मुवाजने के लिए लाइक या एज, लाइक LIKE लाइक या एज वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, लाइक या एज वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। जैसे मिसाल लिख लीजिए, जी मिसाल। हाँ मिसाल जो है, द कैमिल इज द डिजर्ट, कैमिल नहीं आयन लिखे बल्कि लिखे खालिद, खालिद इज लाइक अ, खालिद इज लाइक अ लाइन, खालिद इज लाइक अ लाइन, खालिद इज लाइक अ लाइन। खालिद जो है वो शेर की तरह है। हाँ खालिद जो है वो शेर के मानंद है। अब देखिए इसमें इसका इस्तेमाल हुआ है, लाइक का इस्तेमाल हुआ है ना। दो खालिद और शेर का मुवाजना किया गया। खालिद भी अलग जिन्स का है और शेर भी अलग जिन्स का है, दोनों के माबैन मुवाजना किया गया बहादुरी में, और उसमें मुवाजने के लिए लाइक का इस्तेमाल किया गया। तो इसको कहते हैं सिमिली, यानी तशबीह, सिमिली, ठीक है, तशबीह। अब दूसरा लिखिए मेटाफोर, मेटाफोर, मेटाफोर METAFOR, METAFOR, मेटाफोर। मंजर भाई आप माइक बंद कीजिए। METAPHOR, मेटाफोर। तो मेटाफोर ये बिल्कुल तारीफ ऐसी ही होगी, मगर एक बार और बोल दीजिए हजरत, एक बार और बोल दीजिए। METAPHOR। ये है, इसको कहते हैं इस्तिआरा, उर्दू में, अरबी में इसको क्या कहते हैं, इस्तिआरा। इसकी तारीफ वही होगी कि दो मुख्तलिफ जिन्स चीजों का के माबैन किसी मुश्तरक सिफत में मुवाजना किया जाए और लाइक और एज वगैरह का इस्तेमाल न किया जाए। बस इतना फर्क है, सिमिली और मेटाफर में यही फर्क है। लाइक और दो मुख्तलिफ जिन्स चीजों का किसी मुश्तरक सिफत में मुवाजना किया जाए और लाइक और एज वगैरह का इस्तेमाल न किया जाए। लाइक और एज वगैरह का इस्तेमाल न किया जाए। इसकी मिसाल लिखिए, जैसे द कैमिल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, द कैमिल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। द कैमिल CAMEL, कैमिल is the desert of the ship, वो is the ship of the desert। कैमिल, the camel is the ship of the desert। लिख लिया? लिख लिया तो बता देंगे। The camel is the ship of the desert। हेलो,
हाँ, लिख लिया, चले आगे। जी मौलाना हाँ? जी। अच्छा, एक मिसाल इसमें और लीजिए, लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ इज अ ड्रीम, छोटी मिसाल है इसलिए लिखा दे रहे हैं, लाइफ इज अ ड्रीम। अब देखिए यहाँ पर लाइफ, हजरत लाइफ इज अ ड्रीम, DREAM, ड्रीम। मौलाना ये सब तो ड्रीम। यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हैं ना। नहीं नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, ये वो तो उसमें है, डायरेक्ट डायरेक्ट में, वो डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं, वो तो दूसरी चीज है। वो डायरेक्ट, हाँ वो डायरेक्ट डायरेक्ट में है। ये तो आपको अब दूसरा सराह बताया क्या है, फसाद बलागत का है। तो इसमें आपने उसमें फसाद बलागत में तो आपने पढ़ रखा होगा, किताब पढ़ी होगी अरबी की, अल बलागतुल वादिहा, उसमें ये सब चीजें बताई गई। तो अब दूसरा जो है वो तरीका मेटाफर का है, जिसमें दो लाइफ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे आप देखिए, आपने कैमिल का मुआवजना किया किससे, डिजर्ट से, जहाज से। कैमिल का मुआवजना आपने जहाज से किया, गोया के कैमिल जो है, ऊंट जो है, वो रेगिस्तान का जहाज है। ये नहीं कहा कि कैमिल इज लाइक द शिप ऑफ द डिजर्ट, कैमिल इज लाइक द शिप ऑफ द डिजर्ट, ये नहीं कहा। अगर ये कहते तो क्या हो जाता, सिमिली हो जाता। तो उसमें क्या माने होते कि ऊंट जो है वो रेगिस्तान के जहाज के मानिंद है। लेकिन जब आपने कहा द कैमिल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, लाइक हटा दिया, तो क्या हो गया, मेटाफर हो गया, इस्तिआरा हो गया। इसी तरह लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ का मुआवजा किससे किया गया, ख्वाब से। ना पायदार होता है, इस तरह जिंदगी भी ना पायदार होती है। अगर ये कहा जाए लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। लेकिन लाइफ इज अ ड्रीम कहा गया, क्या हो गया, मेटाफर। हेलो, जी हजरत आवाज आ रही है। जी 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 जी। मगर आ रही है की आवाज। तीसरी मिसाल लिखिए, तीसरी किस्म लिखिए, पर्सनिफिकेशन, अरे माइक बंद कर लीजिए मेरे। PERSONIFI, पर्सनिफी, क्या बोले हजरत? जी, PERSONIFICATION, पर्सनिफिकेशन। इसको कहते हैं तजसीम, इसको लिखे तजसीम, जीम ये मीम, तजसीम, जिस्म बनाना, शख्स बनाना, पर्सन बनाना, किसी चीज को, बेजान चीज को शख्स बनाना। तो इसकी आप जो है वो तारीफ यही लिखेंगे कि किसी बेजान चीज को शख्स बना लेना, किसी बेजान चीज को शख्स की तरह मान लेना, किसी बेजान चीज को शख्स की तरह मान लेना, किसी बेजान चीज को शख्स की तरह मान लेने का नाम पर्सनिफिकेशन है। अब इसकी मिसाल आप लिखिए, डेथ लेस, डेथ DEATH, डेथ लेस his icy hands, ICY, his icy hands, HANDS, death lays his icy hands on kings, death lays his icy hands on kings। देखिए, death lays his icy hands on kings, इसका तर्जुमा क्या हुआ कि मौत जो है वो अपने बर्फीले पंजे यानी हाथ रख देती है किस पर, ऑन किंग्स, बादशाहों पर। बादशाहों पर मौत जो है वो अपने बर्फीले पंजे रख देती है, मतलब वो किसी को नहीं छोड़ती। तो अब मौत जो है वो क्या है, एक बेजान चीज है, लेकिन उसको ऐसा समझा जा रहा है जैसे कोई जानदार चीज है, समझ रहे कि नहीं। तो इसको कहते हैं पर्सनिफिकेशन। या इसी तरह और भी अगर कहा जाए
जैसे आप कहें कि द मून हिड हर फेस बिहाइंड द क्लाउड, चांद ने अपना मुखड़ा छुपा लिया बादलों के पीछे। अब देखिए चांद क्या है, बेजान चीज है, लेकिन आप इसको ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई शख्स के लिए कह रहे हैं। जैसे किसी शख्स के लिए आप कहते हैं कि किसी आदमी ने अपना चेहरा जो छुपा लिया पर्दे के पीछे, तो इसी तरह चांद को भी कहा जा रहा है। तो अब चांद को यहाँ क्या बनाया गया, गोया के शख्स बनाया गया। तो ऐसे एक तो ये कि ये जो है चांद कहा जाए, भाई चांद जो है वो उसके पीछे छुपा हुआ है, तो ये एक आम बात होगी। लेकिन चांद ने अपना चेहरा बादलों के पीछे छुपा लिया है, तो गोया कि इसको शख्स बनाया गया, एक इसको जानदार चीज समझा गया, तो ये पर्सनिफिकेशन है। और उसके बाद जो है चौथी चीज जो है अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी APOSTROPHE, अपोस्ट्रॉफी साथ है ये चौथा लिखिए, तो ये लिखे तब आगे बोलना बताएं। फिर अपोस्ट्रॉफी APOSTROPH, एक मिसाल, एक ये बस लिख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको हम फिर आगे पढ़ा देंगे बाद में वो आप पढ़ लेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ ये अल्फाज लिख लीजिए और इसके माने मतलब समझ लीजिए बस। अपोस्ट्रॉफी APOSTROPHE, अपोस्ट्रॉफी, इसको कहते हैं तखातुब। इसका मतलब है किसी बेजान चीज को मुखातब करना, किसी बेजान चीज को मुखातब करना। लिख रहे हैं ना? जी लिख रहे हैं जी अपोस्ट्रॉफी APOSTROPHE, अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी माने क्या है, तखातुब, किसी बेजान चीज मुखातब करना। इसका लिखिए ओ डेथ, ओ डेथ, ओ डेथ, वेयर इज दाई स्टिंग, ओ डेथ, DEATH, डेथ, ओ डेथ,